देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी आपने जो है वो 10th क्लास में भी पढ़ा है, अब जो है वो थोड़ा सा उसका जो है वो आपके पास में एडवांस्ड वर्जन है। मतलब हम क्या करेंगे, हम कंटिन्यूस फ्लो की बात करेंगे यहाँ पे मोस्टली। बेसिकली हम जो है वो बात करेंगे किसकी, कंटिन्यूस फ्लो की जो है वो यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट की बात कर लेते हैं, बेटा अभी समझ लें। सबसे पहले बात करते हैं भाई इलेक्ट्रिक करंट की आपके पास। देखो अगर आप कांस्टेंट पोटेंशियल को मेंटेन कर रहे हैं, पोटेंशियल पता है ना, बताया था आपको अगर तू तो मिसिंग पर्सन था। अगर कोई एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, तो ये चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को किसी पॉइंट से यहाँ तक लेके आ रहा है, उसमें जो ये जितना वर्क डन कर रहा है पर यूनिट चार्ज, दैट्स पोटेंशियल आपके पास में। जैसे कि आपके पास में एक बैटरी है, उसके दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल। हमें पता है कि जैसे आपके पास में करंट फ्लो होता है तो वो कैसे होता है, जब पॉजिटिव से जो है वो आपके पास फ्लो करते हुए चार्ज नेगेटिव तक गया, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया, किसके कारण गया, जो इसके अंदर फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी उसके कारण गया, दैट इज पोटेंशियल। क्या है आपके पास में, पोटेंशियल। तो अगर आप एक कांस्टेंट पोटेंशियल जो है वो रहने दिया कर उसको, वो मीन्स में कोई दिक्कत नहीं है। अब रहने दे, फिट ना कर दे। तो अगर आप एक कांस्टेंट पोटेंशियल जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हैं दो कंडक्टर्स के बीच में, तो आप क्या देखेंगे कि जब आपने दो कंडक्टर्स के बीच में कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास सेम है, तो यहाँ से एक कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज देखने को मिलेगा। यस और नो? यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज देखने को मिलेगा। एंड दिस कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। यही जो आपके पास कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है आपके पास में, कब, जब आपने दो कंडक्टर्स को कनेक्ट किया है और उनके बीच में आपने एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास में मेंटेन किया है, तो उसे कहते हैं हम क्या, करंट, इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहेंगे हमारे पास में, इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करना चाहें, कौन डिफाइन करेगा, मतलब कोशिश तो कर लो। कोशिश आप भी कर लीजिए, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। इसी के इसमें देखो ना, क्या है आपके पास में, फ्लो ऑफ करंट हो रहा है आपके पास में, और करंट क्या हो रहा है आपके पास, जब कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब जब आपके पास में हमारे पास में हमने वो ड्यूरेशन देख लिया कि जब तक आपके पास में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है आपके पास में, तो सीधी सी बात क्या होगी, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कहाँ जा रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज, कंडक्टर्स के अक्रॉस, तो अक्रॉस द कंडक्टर्स। आई बात समझ में, कहाँ जा रहा है आपके पास में करंट, अक्रॉस दी कंडक्टर्स हमारे पास में जा रहा है, तो वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट, डिनोटेड बाय कैपिटल आई। इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आई। इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई, कैपिटल आई से इसको डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो गया आपके पास में, हमने क्या कहा, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। क्या है आपके पास में, चार्जेस में खा गई, हाँ मैं लंच कर ही नहीं पाई थी, टिफिन निकाल के रखा, इतनी देर में तुम लोग आ गए। तो इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या है कि पर यूनिट टाइम कितना हो रहा है आपके पास में, रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या है कि यूनिट टाइम क्या है आपके पास में, तो दिस इज टोटल चार्ज फ्लोइंग अपॉन टाइम टेकन। भाई उस चार्ज को फ्लो करने में आपके पास में कितना टाइम लगा है, हमारे पास उस चार्ज को फ्लो करने में कितना टाइम लगा है आपके पास, तो टाइम टेकन। क्या है आपके पास में, टाइम टेकन आपके पास में। चार्ज फ्लो को ले लिया हमने क्यू, मान लो अक्रॉस अ कंडक्टर चार्ज आपके पास में फ्लो कर रहा है क्यू, तो दिस विल बी आई इक्वल्स टू क्यू बाय टी। क्या हो जाएगा आपके पास में, I इक्वल्स टू आपके पास में Q बाय टी, ठीक है।
अगर हम मान लेते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है, क्या कर रहा है आपके पास में, इफ अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग अक्रॉस द कंडक्टर आपके पास, ठीक है, मान लेते हैं जो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज आपके पास फ्लो कर रहा है दैट्स डी क्यू। अब ये ऐसे मत कर, अब तो अच्छा खासा चल रहा है, तो मैं क्या करूं, if the small amount of charge is dq, क्या है आपके पास में, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है वो क्या है आपके पास में, dq, और ले लो आपके पास में कि वो स्मॉल टाइम में फ्लो कर रहा है इन अ वेरी स्मॉल टाइम dt, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमें पता है कि जब आपके पास कांस्टेंट है तो इफ द चार्ज फ्लोइंग इज कांस्टेंट तो वो हर पॉइंट पे सेम रहेगा, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा आपके पास। तो हम क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, क्या लिख सकते हैं, I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। इसका मतलब क्या हो गया आपके पास में कि करंट हमारे पास में डेरिवेटिव होता है किसका, चार्ज का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपके पास। समझ में आ गई बात। साथ ही फर्स्ट चैप्टर में हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपके पास में दैट किसी भी बॉडी में चार्ज आपके पास क्वांटाइज रहेगा, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, दैट वाज हमने पढ़ा था Q इक्वल्स टू एन ई, याद है, हमने पढ़ा था Q इक्वल्स टू एन ई। सो I इज डी क्यू बाई डी टी, या मैं इसको लिख लेती हूँ Q बाई टी, एंड Q क्या है, एन ई बाई टी। Q क्या है आपके पास में, एन ई बाई टी। क्या नहीं आया बेटा समझ में, कुछ नहीं आया, ऐसे क्यों देख रहा है फिर उसको, जैसे पता नहीं मैंने कौन सी उर्दू भाषा लिख दी आपके पास। तो एक और फॉर्मूला आ गया आपके पास में, I इक्वल्स टू एन ई बाई टी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब आपके पास में निकालना है आपके पास में तो ये क्या हो जाएगा, एन ई बाई टी, ठीक है। अब आती है बात इसके डायरेक्शन की, किसका डायरेक्शन क्या रहेगा आपके पास में, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या रहता है, ऑपोजिट टू द, हाँ तो करंट कहाँ से फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन होता है आपके पास में, डायरेक्शन इज अलोंग पॉजिटिव चार्जेस, दैट इज ऑपोजिट ऑफ नेगेटिव चार्जेस। अब नेगेटिव चार्ज कहां से फ्लो करेंगे आपके पास, नेगेटिव टर्मिनल से, ये कनेक्ट कर दिया मैंने, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है आपके पास में, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर ना, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव टर्मिनल है उससे दूर जाएंगे, सीधा सा आसान तरीका इसको याद करने का। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो जो पॉजिटिव चार्जेस है वो कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, और यही क्या होगा हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट, है कि नहीं, पक्का, नोट कर लो जो नोट करना है फटाफट। बेटा तू तो पढ़ के आया है, बता दे क्या, अरे तो क्यों है, यू शुड नो द, क्या हुआ दिखाओ, व्हाट इज अ कैट, यार ये व्हाट इज अ कैट थोड़ी ना होगा, व्हाट इज अ चेयर हो सकता है, कैट तो सबको पता है, कैट तो लिविंग है ना, लिविंग के साथ व्हाट नहीं आता, लिविंग के साथ नहीं आता, व्हाट इज अरहान नहीं बोलेंगे, हु इज अरहान बोलेंगे, है ना, तो व्हाट नॉन लिविंग के साथ आता है, दोबारा बनाओ, हाँ तो कोशिश करो ना, नॉन लिविंग के साथ बनाओ, नॉन लिविंग क्या होते हैं, जो चीजें सांस नहीं लेती हैं वो नॉन लिविंग होती है, जैसे चेयर, टेबल, पंखा, आपकी वाटर बॉटल, जैसे एक्सेलरेशन होता है dv by dt, दैट इज लिमिट टेंड्स टू डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v by डेल्टा t, तो वो भी स्केलर होनी चाहिए, बट क्या एक्सेलरेशन स्केलर होता है,
जी नहीं, हाँ, किसी और के सामने मत बोलती हो, फिर कहेंगे बच्चा 12th में आया कैसे। ही इज सेइंग कि आपके पास में जो जब हम इसको नॉन स्टेडी के लेके कर रहे हैं तो हमारे पास आ गया डी आई इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। तो कहता है कि भाई आपके पास क्यू स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है और टी स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए आपके पास में करंट भी स्केलर क्वांटिटी है। ही इज सेइंग दैट। देखो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता क्यों तेरे को नहीं बताया सर ने, बट दिस इज टू बी टोल्ड। फिजिक्स तो बिना फैक्ट के नहीं चलता है। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, यस करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों? सिर्फ डायरेक्शन से हम जो है वो वेक्टर नहीं बोलेंगे, आपके पास क्या होना चाहिए भाई, आपके पास में लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस भी ओबे होने चाहिए। पर हमने क्या किया कि आपके पास चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड होता है, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन इंटीजर होता है, मतलब वो क्या फॉलो कर रहा है, वो स्केलर एडिशन फॉलो कर रहा है, वो वेक्टर एडिशन नहीं फॉलो कर रहा है, क्या कर रहा है, स्केलर एडिशन फॉलो कर रहा है। इसका मतलब आपके पास में करंट भी क्या करेगा, करंट आपके पास फॉलो करता है जितने भी आपके पास में लॉ ऑफ स्केलर एडिशन है उनको फॉलो करता है। इट डज नॉट ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आ रही है बात समझ में, बिकॉज इट डज नॉट ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब सवाल आता है कि क्यों ये ओबे नहीं करता लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को, द क्वेश्चन राइजेस देयर। अब जब हम वेक्टर एडिशन करते हैं हमारे पास में, तो वेक्टर एडिशन में क्या आता है, आपके पास में cos थीटा टर्म आती है आपके पास। दैट मींस व्हाट, कि जो आपके पास में दो एंगल्स के बीच में वेक्टर बन रहा है, ये एंगल हमारे पास में इफेक्ट कर रहा है, यस और नो। इसी एंगल के कारण तो हम वेक्टर एडिशन लगाते हैं कि जब भी हमारे पास में दो ऐसे फोर्स एक्ट कर रहे हैं, वेलोसिटी ऐसे दो डायरेक्शन में एक्ट कर रही है जिसके बीच में एंगल बन रहा है, तो हम उनको ऐड करते हैं और क्या लगाते हैं, हम वेक्टर एडिशन लगाते हैं, यस और नो, हाँ या ना। पर अगर हम बात करें यहाँ पे आपके पास में, तो जो वायर है आपके पास में जिसमें कि इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव कर रहे हैं, दिस इज द इलेक्ट्रिक चार्जेस डायरेक्शन, ठीक है, ये आपके पास में नेगेटिव पार्टिकल्स है जो मूव कर रहे हैं, ओके। और जो नेट इलेक्ट्रिक करंट मूव कर रहा है वो इस तरफ मूव कर रहा है, मतलब इसमें भी तो एक एंगल बन रहा है आपके पास में, हाँ या ना, नहीं बन रहा, अरे पैरेलल और जीरो तो भी है, तो है ना आपके पास में, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसको, समझ में आ रही है बात। तो क्यों आपके पास ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, बिकॉज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक चार्जेस इन वायर एंड करंट, नेट करंट बोल लो यहाँ पे, टोटल करंट डज नॉट अफेक्ट। आ रही है बात समझ में। तो आज के बाद अगर कोई भी चीज में आपके पास क्वेश्चन पूछा जाए कि ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है आपके पास में, अगर ये डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है तो भी, तो यू हैव टू से दैट बिकॉज इट ओबेज लॉ ऑफ स्केलर एडिशन नॉट वेक्टर एडिशन। और रीजन यही होगा आपके पास में, इनकी तो प्रॉपर्टी है, पर ऐसी भी टर्म आएंगी ना जहाँ एडिटिव नहीं बता सकते हैं कि वहाँ एडिटिव है या नहीं है, इनकी तो प्रॉपर्टी है, पर कुछ ऐसी भी टर्म होंगी ना जहाँ नहीं है, तो आपको ये बताना है कि वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। और वो क्यों नहीं फॉलो करता है, क्योंकि जो एंगल बन रहा है दो वेक्टर्स के बीच में उस केस में, वो एंगल उसको अफेक्ट नहीं करता। समझ में आ रही है बात, पक्का वाली, कब तक याद रहेगी। अच्छा, मैं बेटा देख लियो, चेक करूंगी तुझे हमेशा कब याद रहती है। ओके, लेट कम्स टू इट्स यूनिट। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, क्यों दी है, एम्पियर, क्यों दी है, एम्पियर, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। तो ये क्या हो जाएगी आपके पास में, दिस इज व्हाट, क्यू बाय टी। क्यू क्या है, चार्ज, आपके पास चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, कैपिटल सी, अपॉन टाइम।
तो ये क्या हो जाती है 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड. That means what is 1 ampere? 1 ampere is that amount of current that flows through the cross section of a conductor in 1 second by carrying a charge of 1 coulomb. समझ में आ रही बात? रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. जब भी 1 एम्पियर पूछा जा रहा है व्हाट इज 1 एम्पियर, इसी को देखो और इसको डिफाइन कर दो. व्हाट इज 1 एम्पियर? इट इज दैट अमाउंट ऑफ करंट that flows through the cross section of a conductor in 1 second while carrying a charge of 1 coulomb. समझ में आ गई बात? पक्का वाली? चलो जी, जब तक तुम्हें इसकी जरूरत है तब तक याद रख लो, वो भी बहुत बड़ी बात है. कह रहे जिंदगी तक तो मुझे ही ना याद रहे, कल को मेरे को जो है वो मान ले बुढ़ी में बीमार होगी, मैं मैंने ही नहीं याद रहेगा. फिर कोई आगे बताया दीदी हाँ बेटा बोल, ऐसे वाली बात होगी मेरी. आपने मुझे 12th में फिजिक्स में ये समझाया था क्या बेटा कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर होता है. बेटा स्केलर क्यों होता है? मैं ऐसे पूछूंगी फिर तो ये तो ना बोलो कि जिंदगी भर याद रहेगी. जिंदगी भर. सही है बेटा. ओके नेक्स्ट, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इतने टॉपिक पे. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स अरे रुक जा बेटा 2 मिनट. pass through a lamp in 1 minute. Pass through a lamp in 1 minute. If the current is 300 milliampere, अगर जो करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है वो 300 milliampere है आपके पास में. चले जी फटाफट करके बता दीजिए आपके पास में कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में, या 300 milliampere. अभी मिली माइक्रो चेंज करने तो आने चाहिए, बहुत लंबा समय हो गया इनको करते हुए. वेडनेसडे को जो तुम्हारी फर्स्ट क्या किया भाई यहाँ पे I इक्वल्स टू होता है Q बाय E. Q है E, you have I कितना है 300 एम्पियर. कन्वर्ट कर दोगे तो 3 इनटू क्या करें, अगर डिवाइड कर रहे हैं क्या लिखें 0.3 एम्पियर. क्या हो जाएगा 0.3 एम्पियर. मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो 1 मिनट में कितने हैं 60 सेकंड. क्या हो जाएगा 60 सेकंड हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, कितना चार्ज है 1.676 ही ले लो इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम. जस्ट वैल्यूज को पुट करना है और आपको n निकालना है. कितना आया 1.25 इंटू 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, यही आ रहा है. चलिए बहुत अच्छी बात है. तो ये है आपके चार्ज की बात. अच्छा चार्ज देखो आपके पास में, तो चार्ज वैसे दिखता बहुत छोटा है आपके पास में, बट वैसे ये बहुत ज़्यादा है आपके पास. जैसे अगर हम अपने नर्व्स की बात करें, जो हमारे नर्व्स है, इसमें जो हमारे पास में चार्ज फ्लो करता है आपके पास में, उसको हम माइक्रो एम्पियर्स में मेजर करते हैं. किस में करते हैं माइक्रो एम्पियर्स में. वो होती है ना, वो कौन सी मशीन होती है ऐसे ऐसे लगा देती है, होता है ना वो क्या निकालते हैं वो, हाँ, तो वो माइक्रो एम्पियर्स में मेजर करते हैं उससे. ऐसी जब बिजली कड़कती है आपके पास में, तो वो जो बिजली वाला करंट है वो बहुत ज़्यादा होता है आपके पास. लाइटनिंग जब हो रही है वो करंट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो करंट आपके पास में क्या होता है दैट इज़ लाइक थाउजेंड्स ऑफ एम्पियर, 10 to थाउजेंड्स ऑफ एम्पियर्स में मेजर किया जाता है. नेक्स्ट बात करते हैं हम करंट डेंसिटी की, कि व्हाट इज करंट डेंसिटी. कौन बताएगा व्हाट इज करंट डेंसिटी. बताओ. डेंसिटी से तो समझ में आना चाहिए, करंट तो हम करंट की बात करें. डेंसिटी, करंट डेंसिटी
मैं बार बार जब डेफिनेशन बता रही हूँ इसलिए डेफिनेशन बताते हुए जो है वो मैं वर्ड यूज कर रही हूँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या आपके पास में जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो चार्जेस किस पे डिपेंड कर रहे हैं? इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रहे हैं। 10th क्लास में हम क्या करते थे कि आपके पास में जो रेजिस्टेंस है या करंट फ्लोइंग रेजिस्टेंस इज क्या व्हाट इट इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द कंडक्टर ओपोजेस द फ्लो ऑफ करंट आपके पास में है कि नहीं। तो यही चीज है आपके पास में कि हमारे पास में करंट डेंसिटी क्या है आपके पास में। करंट डेंसिटी आपके पास में रेशो होता है किसका? चार्जेस का। किसका होता है? रेशो। रेशो किसका? चार्जेस का जो फ्लो हो रहे हैं। चार्जेस फ्लो हो रहे हैं मतलब करंट, चार्जेस फ्लो हो रहे हैं मतलब करंट। टू किसके रिस्पेक्ट में? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। किसके रिस्पेक्ट में? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपके पास में क्या है? इट इज द रेशो ऑफ करंट, it is the ratio of current flowing to the area of cross section of current, area of cross section of current। कि भाई करंट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है। अब चेंज कैसे कर सकता है तू? जे से जे इज इक्वल्स टू आई बाय ए आपके पास में, ठीक है। जे किसके इक्वल है? आई बाय ए के आपके पास में। अगर करंट आपके पास में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो करंट डेंसिटी भी आपको जो है वो हर पॉइंट पे क्या मिलेगी? सेम देखने को मिलेगी आपके पास। और ये प्रॉपर्टी है जो वर्च्यू ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करती है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है। अब बताओ ये वेक्टर क्वांटिटी होगी या स्केलर क्वांटिटी होगी? है वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि ये किसी भी पॉइंट पे देखी जाएगी। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो फर्क पड़ेगा आपके पास। वहां क्या था आपके पास में कि भाई थ्रू आउट में हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पर ये वेक्टर क्वांटिटी आपके पास में क्योंकि हम इसको एट अ पॉइंट मेजर करते हैं, नॉट थ्रू आउट। समझ में आ रही है बात? इसको एट अ पॉइंट मेजर किया जाता है। बात करें इसके एसआई यूनिट की तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा? कूलम या एम्पियर? अब तुम ही बताओ। चपेट पड़ेगा। कूलम चार्ज की होती है बेटा, ये करंट है। क्यू 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 कूलम चार्ज की यूनिट है कूलम। ये क्या है? आई। आई क्या है? करंट। करंट की क्या है? एम्पियर है। एंड दैट एम्पियर कैन बी डिफाइंड एज कूलम पर सेकेंड। जब एसआई बता रहा है तो एसआई को बताएगा, ये एसआई नहीं है आपके पास में इसकी। एम्पियर एरिया की क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर। या आप इसको जो है वो कूलम के टर्म्स में लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, कूलम पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? पक्का समझ में आई? क्या हो गया, कुछ कह रहा है? हाँ तो ये वाले नहीं बताओ ना, एसआई बताओ पहले इसकी। एसआई, एसआई यूनिट बताओ पहले। एसएचओ के पास जाओगे और कहीं पे भी जाओगे तो तुम एसआई से मिलोगे जाके। ये नहीं बोलोगे पुलिस स्टेशन में किसी हवलदार से बात कराना, यू वांट एसआई। तो बेटा पहले एसआई को बता दो ना, हवलदारों को बाद में निपट लेंगे, पहले एसआई से निपट लेते हैं। चलिए सवाल करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे। कहता है एल्यूमिनियम वायर ऑफ डायमीटर एंड एल्यूमिनियम वायर of diameter 0.24 centimeter is connected in series to a copper wire of diameter
0.16 centimeter. The wires carry a current of 10 एम्पियर. वायर्स में करंट कितना है भाई? 10 एम्पियर आपके पास में. कहता है फाइंड द करंट डेंसिटी. आप बताओ. ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ठीक है. इफ दिस इज अ वायर देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? ये सर्कल का एरिया. An aluminum wire of diameter this is connected in series to a copper wire of diameter this. तो बेटा पहले वाले में से जितना करंट पास होगा दूसरे में से उतना ही जाएगा. तो इसका मतलब जो करंट पास है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? पहले वाले पे, दूसरे वाले पे. तो आप एरिया जब लोगे तो 0.24 का लोगे, क्योंकि वो जितना आगे भेजेगा उतना ही जाएगा. 16 पे थोड़ी ना फर्क पड़ेगा. 16 का किस पे होगा? अगर तीसरे पे कनेक्टेड होता, ए टू बी है, मान लो बी टू सी जाता आपके पास. ठीक है. तो अगर हमें बी से सी की डेंसिटी निकालनी है तब हम ये वाले वायर का लेते हैं. अभी तो हमें ए टू बी की निकालनी है, दो ही वायर है. तो आप इसका लोगे कि इसमें से करंट पास होके इस तक पहुंचा. समझ में आई बात? कहीं पे स्टोर है उसको रिकॉल करते हैं. वो वाली बात है. वो 3 इडियट्स में ना, मतलब कई चीजें जो है वो मूवीज में अच्छी बता देते हैं. लाइक जैसे वो कहता है कि सब जो है वो मशीन की तरह, रोबोट की तरह पढ़ाया जा रहा है. कोई बच्चा कुछ पढ़ रहा है, देख रहा है, तो वो अपने दो दोस्तों का नाम बताता है. टीचर कहता है अच्छा तुम बताओ कैसे पढ़ाना है. तो वो फेरेनहाइट करके कुछ दो नाम बताता है. नोबडी थॉट फॉर अ सिंगल सेकेंड कि भाई क्या लिखा है बंदे ने. एंड दे स्टार्टेड लुकिंग इन द बुक्स कि भाई क्या है क्या है क्या है क्या है. इवन द प्रोफेसर स्टार्टेड लुकिंग इन द बुक्स. तो सेम चीज है. जैसे ही मैंने कुछ बोला तुम्हारी नजरें ऐसे इधर उधर किताब पे या मेरे बोर्ड पे देखने लगती है, दीदी ने लिखा हुआ है. जस्ट स्क्रैच योर माइंड कि यार ये क्या है. चलो देखो 250 वाले जनाब, स्पेशली आप देखें. तो इसका मतलब जो मैं करा रही हूँ. ओके, इधर ध्यान देंगे सरकार, इधर ध्यान दो. आपके पास क्या है? आपके पास आपको निकालने करंट डेंसिटी. व्हाट इज करंट डेंसिटी? J इक्वल्स टू I by A. J इक्वल्स टू I by A. So what's I? क्या दिया हुआ है? कहाँ दिया है? 10 एम्पियर. एम्पियर में दिया, चेंज करने की जरूरत नहीं है. व्हाट इज एरिया? एरिया किसका लेना है? इसके वाले का लेना है. एरिया कितना आया? पाई आर स्क्वायर कितना आया? लिख लो. पाई को ले लिया 3.14 इंटू आर कितना हो जाएगा? 0.24 का हाफ. बेटा देख लो 0.12 इंटू, क्योंकि वो सेंटीमीटर में, उसको मीटर में चेंज करेंगे तो इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर. बस सॉल्व करना था, जो कि आपने गलत किया है. 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. दिस इज द आंसर. समझ में आ रही है बात? हाँ या ना? सो इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, कंडक्टर्स में जितने भी मेटल्स हैं वो सारे गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं आपके पास में. इनकी जो कंडक्टिंग पावर है वो इसलिए अच्छे होते हैं बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर्स की तरह एक्ट करते हैं आपके पास में, और इस कारण से कंडक्शन हो पाता है. ये चार्ज को कैरी करते हैं. मेटल्स में अगर हम बात करें आपके पास में, तो जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास में वो वेरी करते हैं, बट फिर भी मेटल्स में काफी ज्यादा हमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं. इट इज 10 टू द पावर 29 पर मीटर स्क्वायर. मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे 10 टू द पावर 29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, जो कि चार्ज को कैरी कर सकते हैं. इसलिए मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. सिल्वर जो है वो सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. देन कॉपर आता है, देन गोल्ड आता है, देन आपके पास सीक्वेंस चलता है एल्यूमिनियम पर. वहीं लिक्विड्स और गैसेस की अगर हम बात करें तो इनमें जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है आपके पास में वो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के कारण होता है, जो हम आयनाइजेशन करते हैं. इलेक्ट्रोलिसिस वाला जो आप क्वेश्चन करते हो, दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्शन. कि जब आप करंट को पास कराते हो तो जो सॉल्ट सॉल्यूशन है वो आयनाइज हो जाता है, उसमें से आयंस क्रिएट हो जाते हैं, और अब वो आयंस आपके पास में जो है वो एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरह बिहेव करते हैं, वो चार्ज को कैरी करते हैं. इसके अलावा भी कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें कि आप एक अप्रोप्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप रखोगे तो ऐसा हो जाएगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में मूव करने स्टार्ट कर जाएंगे.
जैसे इंसुलेटर्स है, वैसे तो उनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, नहीं होगा आपके पास में, बट अगर आपने उसको एक यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो उसमें कंडक्शन हो सकता है। दैट इज अप्रोप्रिएट, जितना उसको चाहिए उसमें अगर आपने रखा तो कंडक्शन हो सकता है। जैसे स्केल है, इंसुलेटर है, नो कंडक्शन, बट जब आप उसको रब करते हो तो आप जो है वो उसमें रब करने से क्या हुआ, आपने चार्ज ही को तो वहां पे किया, एक फील्ड प्रोड्यूस कर दी, तो जब तक वो फील्ड रहेगी वो बिट्स ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो अगर आप फील्ड में रखेंगे तो आप उसको कंडक्टिंग बना सकते हैं। समझ में आ गई बात, पक्का वाली? चलिए, ओम्स लॉ मैं नेक्स्ट क्लास में कराती हूँ।